बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कुमार पाठक जी, जो कि ENT स्पेशलिस्ट और सर्जन भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी10 के श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद और जी10 की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी, आज हम बात करेंगे कान के बारे में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने कान में सुनने की क्षमता खो देते हैं, यानी कि हियरिंग लॉस हो जाती है उनकी। और कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है वो छोटे बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाते जिससे कि हमें पता नहीं चल पाता कि बच्चे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। तो इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, ये हियरिंग लॉस जो बीमारी है वो छोटे बच्चों में कैसे हो जाती है? तो सबसे पहले तो हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हम जानते हैं, 5 सेंसेस। तो एक हमारी आंखें हो गई जिससे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, जीभ जिससे कि हम स्वाद ले सकते हैं, और स्किन जिससे कि हम महसूस कर सकते हैं। तो ये 5 सेंसेस हैं। इसमें जो 5 सेंसेस बहुत ज़रूरी हैं शरीर के लिए। इनमें जो हमारी कान जो सुनने की क्षमता है वो कान देखता है, मतलब कान के अंदर में ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉक्लिया, जो कि एक तरह की मोटर होती है जिसके में बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं। तो उसके थ्रू हम सुन सकते हैं। अब अगर हम आए कि हियरिंग लॉस या सुनने की क्षमता कम होने के कारण, तो बच्चों में अलग कारण होते हैं, वयस्कों में अलग कारण होते हैं। तो इन दोनों में अलग अलग कारण है, बच्चों और वयस्कों के लिए? जी जी, बताइए कैसे कारण होते हैं। तो आज की स्थिति है कि हम अगर कोई नवजात शिशु है उसको हम उसी टाइम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर हियरिंग लॉस है कि नहीं है। एक स्पेशल टाइप टेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, जिसके थ्रू एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम हम मशीन लगा के पता लगा सकते हैं कि बच्चे में बहरापन है कि नहीं है। पर ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। इसके लिए फिर दूसरे 3 महीने के बाद दोबारा जांच करी जाती है। उसमें ऑटो एकॉस्टिक इमिशन और एक बहरा टेस्ट होता है, वो करा जाता है। तो यानी कि अगर बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ है और उसमें अगर टेस्ट करते हैं तो आप श्योर नहीं रहते कहीं ना कहीं कि बच्चा सच में सुन भी पा रहा है या नहीं पा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कान के अंदर रहता है, जो कि एब्जॉर्व होता है। तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो उसको हम फिर दोबारा तीसरे महीने में रिपीट करते हैं। अगर तब भी नेगेटिव है तब जाके हम उसमें एक टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेरा स्कैन। और अगर बेरा स्कैन में हियरिंग लॉस आ रहा है तो वो तरह से कन्फर्मेटरी रहता है। और आज की डेट में जैसे बच्चा 1 साल का होता है उससे पहले पहले हमको इंटरवेंशन चालू कर देना होता है, यानी कि इलाज चालू कर देना होता है। तो उससे क्या जो हियरिंग लॉस की बीमारी है वो क्या ठीक हो जाती है? अब इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन जांचें करी जाती हैं। उसके लिए पहले एक MRI ब्रेन करके देखा जाता है कि ब्रेन के जो सेंटर हैं, जो सेंटर डेवलप है कि नहीं है। अगर वो डेवलप है, नस ठीक है, सिर्फ कान की जो कॉक्लिया है उसके अंदर दिक्कत है, उसके लिए आजकल एक सर्जरी करी जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी आज की डेट में जो उसका क्राइटेरिया है वो 1 साल के अंदर अंदर कर दी जाती है। जैसे बच्चा 1 साल का हुआ तभी कर दी जाती है। जी, जैसे अभी आपने बात की है बच्चों के बारे में बताया कि उनके कान की दिक्कत जो है वो कैसे दूर की जाती है, फिर कैसे भापी जाती है कि क्या इनको बीमारी है कान में या नहीं है। अब अगर हम आ जाते हैं वयस्कों पे, वयस्कों की बोल पाते हैं कि हमें कान में दिक्कत है, तो ये शुरुआती प्रभाव क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कुछ इसके? सबसे पहले तो इसमें जो हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कान से मवाद या डिस्चार्ज आ रहा है तो हमको फर्दर एग्जामिनेशन करना होता है। अगर सपोज पर्दे में छेद है तो उसकी सर्जरी करी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी, पर्दा नया लगाया जा सकता है। अगर हाँ नस की दिक्कत है, नस सूख गई है कान की, तो उसके लिए तो फिर हियरिंग एड या सुनने की मशीन है वो लगाई जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं एक आध केस हमने ये देखे हैं या फिर हमारे आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाते हैं, कानों में खुजली बहुत होती है। तो ये भी क्या इसी के सिम्टम्स होते हैं? देखिए, खुजली होने के जो 2 मेन जो कारण है, एक तो है वैक्स, ईयर वैक्स बोलते हैं उसको हम लोग ना, कान का मैल जिसको नहीं बोला जाता है। तो जो बाहर का जो कान है उसके अंदर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिरोमिनस ग्लैंड, जो कि एक टाइप के स्वेट ग्लैंड होते हैं। जी, ये एक तरह का नॉर्मल सिक्रीशन है जो कि कान बाहर वाले कान में होता है। तो ये वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इचिंग होने का और हियरिंग लॉस होने का। जी। और दूसरा जो कारण है वो होता है फंगस, है ना, उसको हम बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस। तो कान में अगर पानी चला जाए, बाहर के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस। उसकी वजह से भी इचिंग की संभावना रहती है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो आम जिंदगी है उसमें ये चीज़ें आप हमेशा देखते होंगे कि लोग ना ईयरबड्स या फिर ब्लूटूथ ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। क्या इसके भी प्रभाव से लोगों के कान में ये परेशानियां होती हैं? तो ईयरबड जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। कारण इसके दो मेन कारण हैं।
एक तो हमारे जो कान की शेप है, बाहर का जो कान है उसकी शेप है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो एस शेप में होती है। जी। तो जब हम ईयरबड डालते हैं तो बाहर के कान में हम ट्रॉमा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर थोड़ा वैक्स या सिक्रीशन भी होगा तो वो फर्दर पुश हो जाता है टूवर्ड्स पर्दे की तरफ या टिम्बरिंग मेम्ब्रेन की तरफ, और इससे और दिक्कत की संभावना रहती है। तो ईयरबड तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनसे भी समस्या उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं। तो जाना आपने कि हियरिंग लॉस की बीमारी कैसे होती है और ये बच्चों में कैसे आ जाती है, और इसे दूर भी करने के उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। अगर आपको इस बीमारी की अधिक जानकारी चाहिए या फिर आप में से किसी को ये बीमारी है या फिर शुरुआती लक्षण है, तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट उनके क्लिनिक पे मिल सकते हैं। इनका क्लिनिक सेक्टर 20E150 में है, जहाँ पे डॉक्टर साहब आपको खुद मिलेंगे और आपको आपकी सुविधा अनुसार सारी जांच भी कराई जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप इनसे चिकित्सकीय सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे इनके नंबर फ्लैश होते रहते हैं, आप उस पर कभी भी कॉल करके इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी से, जो कि आपको सही और एकदम संतुलित चीज़ें बताएंगे, आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, इन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही तमाम अगले मुद्दों के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे और कई नई बीमारियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी10 न्यूज़। नमस्कार।